students and welcome to Best Learning Classes. In this video we will discuss last two questions of the chapter cash flow statement. So let's get started from question number 55. इसमें क्या बोला गया है, हमें बैलेंस शीट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है, हमसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला गया है सन लिमिटेड की, जिसके अंदर हमें देखिए क्या क्या दिख रहा है। 10% डिबेंचर्स की वैल्यू इंक्रीज होती हुई दिख रही है, ट्रेड पेबल की वैल्यू इंक्रीज होती हुई दिख रही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। देन स्टूडेंट करंट इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है। ओके, इन्वेंट्रीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड कैश इन कैश इक्विवेलेंट का भी हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है। आगे वो क्या कह रहे हैं नोट्स टू अकाउंट में, अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट तो आपको पता लगेगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमारे 3 लाख से 5 लाख पे इंक्रीज हो गए हैं, बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे कम हो गए हैं, 3 लाख से 2 लाख के हो गए हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ और कौन सा शेयर कैपिटल कम हुआ। सिक्योरिटी प्रीमियम इसी साल में आया है। देन सरप्लस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है। देन स्टूडेंट ट्रेड रिसीवेबल्स को उन्होंने 2 पार्ट में बाइफर्केट करके हमें दिखाया है। एक तरफ सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और दूसरी तरफ हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, हमें बोला गया है प्रपोज्ड डिविडेंड कितना किया गया है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल पे तो कोई भी डिविडेंड प्रपोज नहीं हुआ, बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे 10% का डिविडेंड प्रपोज हुआ। वेदर फॉर 2022 और फॉर 2023 कितना हुआ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे। अब हमने सब कुछ सिर्फ इंफॉर्मेशन एक बार गो थ्रू कर लिया कि हमें क्या क्या गिवन था। अब हम थोड़ा ध्यान से और थोड़ा फोकस ज़्यादा से अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें बोला हुआ है कि एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 90,000 की थी उसको हमने 50,000 के लिए बेचा। ठीक है, आगे बोला गया है कि डेप्रीसिएशन पूरे साल में कितनी चार्ज हुई है, 60,000 की डेप्रीसिएशन चार्ज हुई है। डिबेंचर्स कब इशू हुए, 1 अप्रैल 2022 को। यानी कि स्टूडेंट जो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ के आ रहे थे उसमें हमने देखा था कि डिबेंचर्स की वैल्यू बढ़ रही थी। वो कह रहे हैं ये तो आप पहचान गए कि डिबेंचर्स की वैल्यू बढ़ रही है, हम बस इतना बता रहे हैं कि वो वैल्यू कब बढ़ी थी, 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, ओके। इन्वेस्टमेंट्स कब परचेज हुई, 31 मार्च 2023 को। हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ रही थी, वो सिर्फ हमें बता देते हैं कि कौन सी डेट को हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, 31 मार्च 2023 को। फिर हमने देखा था कि इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा था और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रहा था। वो कह रहे हैं भाई ये तुम पहचान गए कि प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल की वैल्यू कम हो रही थी। वो कह रहे हैं कम कब हुई थी ये हम बताएं, भाई कम हुई थी 31 दिसंबर 2022 को। Interim dividend at the rate 15% was paid on equity shares on 31 December 2022। यानी कि इंटरिम डिविडेंड 15% दिया गया इक्विटी शेयर पे। और स्टूडेंट कब दिया गया है, 31 दिसंबर 2022 को। फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2023। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्यार से मैं आपको ये वाला पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट है बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए कि हमने इंटरिम डिविडेंड 15% इक्विटी शेयर पे दिया था। कब दिया, 31 दिसंबर 2022 को। तो मेरी ये बात समझ लेना कि 31 दिसंबर 2022 को जितना भी बैलेंस हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का था उस पर डिविडेंड दिया गया। 31 दिसंबर 2022 को जो इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस था उस पर। और वो कह रहे हैं, अभी आप पढ़ के आए थे कि इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही थी, वो कह रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ी है। कब बढ़ी है भाई, 31 मार्च 2023 पे बढ़ी है। और सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दिखा था जो इसी साल में आया था, वो यही बोला है कि भाई 5% के प्रीमियम पे हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया। अब आपने देखा क्वेश्चन जब हम रीड करते हैं तो आप सोचते हैं मैं रीड करते ही क्यों हूँ, आप सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ही तो दिया होता है। अब देखो जब आप पढ़ते हुए आए तो आपको समझ आया भाई डिबेंचर की वैल्यू बढ़ी, कब बढ़ी। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कम हुआ, कब हुआ। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा, कब बढ़ा। तभी तो क्वेश्चन को लिंक कर पाओगे। समझ में आया।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैंने आपको पूरा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझाया, थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया होगा। अब हम इसको और डिटेल के साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे, ताकि अगर कोई एक का डाउट भी माइंड में आ रहा होगा तो उसको हम क्लियर करेंगे, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वैल्यू निकालेंगे, और ये इसके लिए हम लोगों को पहले लिखना पड़ता है स्टूडेंट सरप्लस, राइट। तो सरप्लस कैसे आता है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, यानी कि 4 लाख माइनस में 2 लाख विच गिव्स यू 2 लाख, राइट। ये आ गया आपके पास। अब बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग डेट्स को ध्यान से नहीं देखते और इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है गलत स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो डेट्स गिवन होती है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मेरी चीज़ को समझना, इन्होंने बोला हुआ था इंटरिम डिविडेंड हमने 15% दिया इक्विटी शेयर पे 31 दिसंबर 2022 को, और नेक्स्ट लाइन में बोला कि आप समझदार तो हो भाई, आपने ये तो पता लगा लिया कि इक्विटी शेयर की वैल्यू 3 लाख से 5 लाख हो गई है, बढ़ गई है। वो कह रहे हैं जो ये बड़ी है ना, ये जो हमने बढ़ाई है वैल्यू, जो नए हमने इशू किए हैं, पता हमने कब करे हैं, 31 मार्च 2023 को, यानी कि 31 मार्च 2023 के पहले तो वैल्यू स्टूडेंट 3 लाख ही थी ना। जब आपने 31 मार्च 2023 को इशू किया तभी तो वैल्यू बढ़ के 5 लाख हुई, उससे पहले क्या थी, 3 लाख थी। और 31 दिसंबर 2022 तो इससे पहले ही आता है। तो इसका मतलब जब हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया तब हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू 3 लाख थी, क्योंकि इसे बढ़ा के 5 लाख किया गया है, बट वो 31 मार्च 2023 पे किया गया है। समझ में आया। कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, किसी को पहले से पता नहीं था कि हम 2 लाख नए इश्यू करेंगे, इसीलिए ऑन दैट डेट जितना इक्विटी शेयर कैपिटल होता है उस पर डिविडेंड पे किया जाता है। इसीलिए क्लियरली डेट मेंशन है कि ऑन 31 दिसंबर 2022, यानी कि इंटरिम डिविडेंड पे किया गया 31 दिसंबर 2022 को, और उस दिन हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू 3 लाख थी, तो कि इसे बढ़ाया गया बट मार्च 23 में बढ़ाया गया, तो 22 में तो यही थी वैल्यू, यानी कि हम लोग 3 लाख पर ही 15% का इंटरिम डिविडेंड पे करेंगे, यानी कि 45,000 रुपीज। आई होप इट इज क्लियर एंड यू हैव अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द डेट्स, राइट। अब एक और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, आप सोचोगे मैम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का लिखा था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कम किया गया ऑन 31 दिसंबर 2022, ठीक है, तो ये हमें क्यों बता रखा था। मैंने कहा यार देखो, तुम सिर्फ इतनी सी बात समझो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, 3 लाख से 2 लाख हो रही है, आपको कम होती हुई दिख रही है, और 10% के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 10% इंटरेस्ट लगेगा, किस पे लगेगा, 3 लाख की वैल्यू पे लगेगा। समझ में आया। बस आपने यही लिख देना है कि हमने इंटरेस्ट पे किया है ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके। तो 3 लाख का हम लोग यहाँ 10% करेंगे, यानी कि 30,000 रुपीज़, और यहाँ से आप लोगों के पास निकल के आ जाएगा कि हम लोगों का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वैल्यू क्या है, जो कि है 2,75,000 रुपीज़। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो स्टूडेंट ये इंटरिम डिविडेंड था, तो कि हम इसमें गलती कर देते हैं, कई बच्चे या तो 5 लाख पे निकाल देते हैं, कई बच्चे इनका डिफरेंस लेके उस पर निकाल देते हैं, बस कुछ लोगों को तुक्का लग जाता है, कुछ को समझ आ जाता है कि भाई 3 लाख पे ही निकालना था। तो मैंने जो समझाया आई होप वो आपको क्लियर हो गया हो। अब हम फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे, तो कि हमें इसकी ओपनिंग क्लोजिंग फिगर के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी एक पॉइंट गिवन था। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट्स है वो सिर्फ क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसी में ही मशीनरी आती है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पे मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो गिवन ही नहीं था, आपने कैसे ले लिया। भाई मशीनरी भी तो एक फिक्स्ड एसेट ही है, और फिक्स्ड एसेट तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही आ जाते हैं सारे, है ना। तो ये उसी में ही आ जाता है स्टूडेंट, इसलिए कंफ्यूज मत होना। हमें इसका अकाउंट बनाना है तो कि हमें डेप्रीसिएशन भी गिवन है। अब एक और चीज़ बता दो, डेप्रीसिएशन इन्वेस्टमेंट पे तो लगेगी नहीं, उसके अलावा कोई भी एक ऐसा एसेट गिवन नहीं है जिस पर डेप्रीसिएशन लगे, तो यहीं से कॉमन सेंस लगा लो, राइट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक एसेट है, तो ओपनिंग फिगर आ गई डेबिट साइड पर, क्लोजिंग फिगर आ गई क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे लिख देंगे कैरेट डाउन और यहाँ ब्रॉट डाउन, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हमें दे रखा था कि हम मशीन जिसकी बुक वैल्यू 90,000 की थी उसको हमने 50,000 में बेचा, ओके। यार अगर 50,000 में बेचा, यानी कि बैंक में मेरे पास सेल करके तो 50,000 रुपीज़ आ गए,
ठीक है भाई, कोई मशीन जिसकी वैल्यू 90,000 की थी, अगर मैं उसे 50,000 में बेच रही हूँ स्टूडेंट, तो कम पे बेच रही हूँ या ज़्यादा पे? आपने बोला मैम कम पे बेच रहे हो। जब हम कम पे बेचते हैं तो हमें क्या होता है? आपने का लॉस होता है। कितने का लॉस हो गया? 40,000 का। तो कि जो मेरी मशीनरी 90,000 की थी उसे मुझे 50,000 पे बेचना पड़ा, तो मुझे 40,000 का नुकसान हो गया। अच्छा, साथ में उन्होंने हमें बोला हुआ था कि फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो डेप्रीसिएशन, अब आप बोलोगे मैम बार बार फिक्स्ड एसेट क्यों बोल रहे हो? भाई डेप्रीसिएशन फिक्स्ड एसेट पे ही लगती है, और हमें क्लियर करके रखेंगे कि पीपी भी इसी में आता है, मशीनरी भी इसी में आता है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हुए चलती हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी छोटा सा भी डाउट आपके माइंड में रह ना जाए। तो डेप्रीसिएशन लगी 60,000 की। ओके ओके, इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं थी जो हमें पुट करनी थी। तो मैंने इधर इसको टोटल करा तो मेरे पास आया 8,50,000। तो इधर भी 8,50,000 ही आना चाहिए, बट यहाँ पे बैलेंस बच गया 2,50,000 का। तो ये 2,50,000 का जो बैलेंस आया है डेबिट साइड पे आया है, इट मीन्स हमने परचेज किया होगा। और फ्री में तो किसी ने दे नहीं दिया होगा, तो बैंक के थ्रू पेमेंट करी होगी और परचेज कर लिया होगा, और तभी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो हम लोगों ने वर्किंग नोट में ही निकाल लिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो डेप्रीसिएशन हमें गिवन थी, नॉन कैश आइटम हमने प्लस कर दी। किसी भी फिक्स्ड एसेट के बेचने पर अगर लॉस होता है तो उसे प्लस कर देते हैं, और प्रॉफिट होता है तो माइनस। तो यहाँ पे लॉस था तो मैंने प्लस कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, दो और इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ मैं आपको चीज़ें जो कि डेट से रिलेटेड हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा था, डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022। यानी कि आपने ये तो सही पहचाना था भाई क्वेश्चन पढ़ के कि डिबेंचर्स की वैल्यू बड़ी थी, बट वो बड़ी कब थी? 31 मार्च 2022 को। स्टूडेंट 31 मार्च 2022 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ओपनिंग है, और 31 मार्च 2023 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्लोजिंग है। ये तो आप सबको समझ में आता है ना? तो उन्होंने बोला कि डिबेंचर्स की वैल्यू हम लोगों ने साल के स्टार्टिंग में ही बढ़ा दी थी। अब इंटरेस्ट तो हम उसी पे लगाते हैं जो वैल्यू पूरे साल चलते हुए आ रही हो। तो पूरे साल वैल्यू क्या चली स्टूडेंट? 3 लाख। दोबारा समझो, डिबेंचर्स की वैल्यू 2 लाख से 3 लाख हमें क्वेश्चन में होती हुई दिख रही है। वो कह रहे हैं आप लोग ये तो पहचान गए कि डिबेंचर्स की वैल्यू बढ़ी है, ये वैल्यू हम लोगों ने साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग में ही बढ़ा दी थी। यानी कि जब हमारा साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो हमारा ये साल चला है, ये पूरे साल डिबेंचर की वैल्यू 3 लाख ही रही थी। समझ में आया? इसीलिए हम लोगों ने जो 10% का इंटरेस्ट लगाया वो 3 लाख पर ही लगाया। आई होप ये चीज़ समझ में आई हो। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज़ देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी हमें बढ़ती हुई दिख रही थी, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाई थी। उन्होंने कहा है इन्वेस्टमेंट हमने 31 मार्च 2023 को बढ़ाई। अगेन वही बात, 31 मार्च 2023 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्लोजिंग है, यानी कि बिल्कुल साल के एंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारे कैसे हुई? देखो 1 लाख से 2 लाख हुई है। वो कह रहे हैं जो ये 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है ना, ये बिल्कुल साल के क्लोजिंग में हुआ है। मतलब कि पूरे साल तो वैल्यू स्टूडेंट 1 लाख ही चली ना, इसीलिए हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया वो 1 लाख पे लगाया। भाई साल के स्टार्ट में करो कि साल के एंड में करो, हम इंटरेस्ट लगाएंगे जो वैल्यू पूरे साल चली। अगर तो स्टार्टिंग में कर दिया तो उसी पे ले लेंगे, और अगर लास्ट में किए हो तो हम उस पे लेंगे। अब देखो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, एक में उन्होंने हमें स्टार्टिंग में बढ़ाते हुए दिखा दिया, एक में उन्होंने हमें क्लोजिंग में। तो आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई हो कि किस तरीके से ये इंटरेस्ट निकाला जाता है। ठीक है, अब हमारे पास इससे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आया। अच्छा, एक और चीज़ थी यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है ना, तो ये 20,000 माइनस 10,000 हो गए, तो किसके लिए हमें कोई भी अदर से इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी। उसके बाद में ट्रेड पेबल की वैल्यू बढ़ रही थी, करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो बढ़ा देते हैं, और करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो माइनस कर देते हैं। तो ये मैंने माइनस कर दिया, इससे मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा था, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया। अब देख लो उसी तरीके से इन्वेस्टिंग में हम लोगों ने ये सही ये सब हमने कहाँ पे देख लिया? अभी वर्किंग नोट में, है ना। मशीनरी की सेल हुई प्लस में लिख दो, और मशीनरी की परचेज की जो बैलेंसिंग फिगर आई थी उसे माइनस में लिख दो। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको अभी निकाल के दिखाया, इंटरेस्ट मिलेगा तो कैश तो आएगी। और देन आपने देखा था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, तो इन्वेस्टमेंट तो आगे होगी बट कैश चली गई होगी, तो कैश गई है तो माइनस में लिख दिया। अल्टीमेटली आंसर नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड आ गया।
तो देख लीजिए स्टूडेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा था, फर्म में कैश आई, प्लस में लिख दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम पे हम लोगों ने मंगवाया तो कैश तो आई ना, वो हमने लिख दिया। उसके बाद में 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की वैल्यू बढ़ रही थी, बढ़ा दिया। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दिया, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड दिया, माइनस कर दिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो गए, यानी कि हमने पैसा वापस लौटाया, तो फर्म में से कैश चली गई, माइनस कर दिया। अल्टीमेटली आंसर पॉजिटिव आया, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ गया। देन हमने चेक किया कि नेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, तो स्टूडेंट ऑपरेटिंग में प्लस, इन्वेस्टिंग में माइनस, फाइनेंसिंग में प्लस, अल्टीमेटली हो रहा था प्लस। हमने इसमें ओपनिंग बैलेंस प्लस करा कैश का और करंट इन्वेस्टमेंट का, यानी कि 70,000 प्लस करा, तो वो क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ गया। इट मीन्स हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करा है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी थी, डेट्स। तो कि अगर आपने डेट्स ध्यान रख ली ना, तो आप ये सारे इंटरेस्ट ध्यान से निकाल लोगे। वरना पता है क्या होगा, अगर आप ये नहीं निकाल पाओगे तो उससे गड़बड़ पता है क्या होगी, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी गलत होगा और फाइनेंसिंग भी, इसलिए ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में हमें क्या बोला गया है, रीडिंग द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस ऑन इट्स बेसिस। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023 ऑफ iPay, अ पेमेंट प्रोसेसिंग स्टार्टअप, वाज 15 लाख आफ्टर अकाउंटिंग द फॉलोइंग। यानी कि उन्हें 15 लाख का प्रॉफिट हुआ है। किया क्या क्या, डिप्रिसिएशन 1 लाख की, फर्नीचर पे लॉस हो गया, हमें आग लग गई थी, है ना, 10,000 का लॉस हो गया। इन्वेस्टमेंट जो कि लॉन्ग टर्म थी, उस पर इंटरेस्ट कितना है, 25,000 का। टैक्स रिफंड 10,000 का। देन अगर हम देखें तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर दे रखी है। शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही है, सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो रहा है, जनरल रिजर्व बराबर है, मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की क्लोजिंग फिगर हमें गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, पेटेंट की वैल्यू कम हो गई है, कैश इन हैंड और एट बैंक कम हो रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर हमें दे रखी है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला हुआ है पेटेंट्स परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 50,000। तो स्टूडेंट पेटेंट्स की ओपनिंग क्लोजिंग फिगर के साथ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये भी बोल रखा है कि हमने पेटेंट जो परचेज करे पूरे साल में वो 50,000 के करे, तो हम पेटेंट का अकाउंट बना लेंगे। Proposed dividend for the year ended 31 March 2022 and 23 was this and this, an interim dividend। यानी कि हमें इन दोनों तरीके के डिविडेंड की ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। साथ ही साथ में स्टूडेंट आप लोगों को दिख रहा है कि आपको फर्नीचर की भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, कि फर्नीचर का लॉस हुआ है, इसका अकाउंट बना लेना। देन डेप्रीसिएशन दे रखी है, तो फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बना लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला हुआ है कि आप हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाल के दिखा दो। भाई ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, अभी निकाल के दिखा देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते थे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सरप्लस लिखा करते हैं, बट सरप्लस के बजाय हमें डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे दिया है कि भाई उस मंथ में उन लोगों को प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया है, 15 लाख रुपए का हुआ है, तो हम लोगों ने डायरेक्टली मेंशन कर दिया। इसके बाद में देखिए हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, हमें फॉर्मेट अब लर्न हो चुका है बिकॉज ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग इसमें क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है, उसे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को प्रोपोज्ड डिविडेंड लेना है। प्रोपोज्ड डिविडेंड मैंने आपको बताया था कि प्रोपोज्ड डिविडेंड पी से पी याद रखना, प्रीवियस ईयर का ही लेते हैं, तो 1,50,000। देन स्टूडेंट इंटरिम डिविडेंड लेंगे तो वो मेंशन कर दीजिए, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, तो आपने समझ ही लिया होगा कि प्रपोज डिविडेंड पी प्रीवियस ईयर का लेना है और इंटरिम डिविडेंड हम करंट ईयर का ही लेते हैं, तो 2023 वाला आप लोग ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, खुद से क्वेश्चन को समझना है और सोचना है कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, अब जैसे कि आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स देखने को मिला, उससे आप लोग पुट करिए। ठीक है, हमने करंट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्स लिया है क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अकाउंट तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स लिख दिया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग ले लेते हैं टैक्स रिफंड। ओके,
तो 10,000 हमने यहाँ से कम कर दिया। ओके तो स्टूडेंट अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर कोई है तो उसका ट्रीटमेंट करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी अगर तो कोई लॉस हुआ है तो प्लस कर दो और कोई प्रॉफिट हुआ है तो माइनस कर दो। हमें हुआ था लॉस क्योंकि हमारे फर्नीचर पे लग गई आग, तो हमारा फर्नीचर हो गया लॉस ऑफ फर्नीचर ड्यू टू फायर। तो इसी वजह से हम इसको ऐड कर देंगे 10,000। तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा 18,70,000 रुपीज़, जो कि क्या आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है ना स्टूडेंट, अब फॉर्मेट तो आपका लर्न हो ही चुका है, उसी हिसाब से आपने बस यहाँ पे चलते जाना है। अगर अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की बात करें तब हम यहाँ पे क्या क्या लेंगे, आप बताइए मुझे। जब हम लोग ये शुरू करते हैं स्टूडेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालते हैं तो उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो सबसे पहले तो यही मेंशन कर दो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, जो कि आपने निकाला ही था कि ये 18,70,000 रुपीज़ का है, तो इसे आपने मेंशन कर दिया। ओके, इसके बाद में आगे क्या करेंगे, अब सारी नॉन कैश चीज़ें ऐड करिए। सबसे पहले तो डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, 1,00,000 ऐड कर दो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट, मैम वो क्यों ले रहे हो, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसीलिए इंटरेस्ट मिलना तो कैश तो आएगी बट ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इसीलिए इधर से माइनस कर देंगे और इसको इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे। ठीक है, ओके। पेटेंट्स एमोटाइज्ड हुए क्योंकि पेटेंट्स की वैल्यू जो है वो कम हो रही थी। मैम एक बार इसका वर्किंग नोट बना के दिखा दो पेटेंट्स का, क्योंकि पेटेंट्स का मैंने कहा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी पॉइंट गिवन है, तो मैं आपको इसकी वर्किंग नोट में शो करती हूँ वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट, पेटेंट्स हमारा एक इंटेंजिबल एसेट होता है, इसलिए इसकी ओपनिंग फिगर आपको डेबिट साइड पे देखने को मिलेगी जो कि 80,000 रुपये की है, और इसकी क्लोजिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगी जो कि 50,000 रुपये की है। इसके बाद में हमें क्या बोला गया था कि आप लोगों ने ना पेटेंट्स को परचेज किया। अगर आप फिर से क्वेश्चन पे जाएंगे और जाके एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट अगर पेटेंट परचेज होगा, एक एसेट परचेज होगा, तो वो बढ़ेगा, और एसेट बढ़ता कब है, डेबिट साइड पे। तो हमने क्या किया, बैंक के थ्रू हम लोगों ने परचेज कर लिया और अपने पेटेंट को बढ़ा दिया, कितने से, 50,000 से। अब तो अकाउंट क्लोज करना है, तो अगर इधर का टोटल 1,30,000 तो इधर का भी 1,30,000 ही होना चाहिए, बट यहाँ पे आ रहा है 80,000 का बैलेंस। अगर एसेट में बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो मतलब एसेट हमारा कम हुआ होगा, और हमारा एक इंटेंजिबल एसेट बेच तो नहीं सकते, इंटेंजिबल एसेट क्या हो जाता है, एमोटाइज हो जाता है। जैसे कि एक फिक्स्ड एसेट डिप्रिशिएट होता है, ऐसे ही एक इंटेंजिबल एसेट एमोटाइज हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। साथ ही साथ स्टूडेंट हम बाकी के भी अकाउंट एक ही बार बना लेते हैं। मशीनरी अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, तो हमें इसकी ओपनिंग फिगर डेबिट साइड पे देखने को मिल गई 3,00,000 रुपये की, और इसकी क्लोजिंग फिगर 5,00,000 की हमें क्रेडिट साइड पे मिल गई। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में अगर आप वापस से क्वेश्चन पे आएंगे तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ था डेप्रिसिएशन है 1,00,000 रुपये की, बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब आप मेरे को एक बार खुद से बताइएगा, अगर आप पूरे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करेंगे तो हमें दिख रहा है फर्नीचर, क्या फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगती है, नहीं। या लगती है, किसी बच्चे को डाउट भी आ रहा हो ना यार, स्टार मार्क लगा के एज्यूम करके लिख देना कि भाई हमने एज्यूम किया है कि जो आपने डेप्रिसिएशन लगाई है ना, ये आपने मशीनरी पे लगाई है। बिकॉज मैं अपनी एजम्पशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से मैं यही मान रही हूँ कि डेप्रिसिएशन जो है वो मशीनरी के ऊपर लगाई गई है। सो यू जस्ट हैव टू राइट दैट वी हैव एज्यूम्ड दैट डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन मशीन, वट एवर यू थिंक, आप वो लिख सकते हो कि भाई डेप्रिसिएशन हमने एज्यूम कर लिया है कि इसके ऊपर चार्ज है। भाई एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे में दिमाग है, ठीक है, वो एक्सप्लेन कर रहा है अपनी पॉइंट को। तो बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे 1,00,000 आ गया, तो कि डेप्रिसिएशन से तो एसेट की वैल्यू कम होगी, क्रेडिट साइड पे मैंने लिख के कम कर दी वैल्यू। अब इधर का टोटल आया 6,00,000, तो स्टूडेंट इधर का भी 6,00,000 ही आना चाहिए, बट यहाँ पे 3,00,000 का बैलेंस आ रहा है। डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है, यानी कि हमने मशीनरी को क्या कर लिया है, परचेज कर लिया। देख रहे हैं आप, एक अकाउंट बनाने से हमें कितनी चीज़ें मिल जाती हैं। ये बहुत ज़रूरी था, बच्चों को समझ ही नहीं आता डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करना है। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट की बात करूँ, एसेट है, ओपनिंग फिगर मैंने 1,00,000 की इधर डाल दी, और अपनी जो क्लोजिंग फिगर है वो मैंने 80,000 की इधर डाल दी स्टूडेंट। ओके, उसके बाद में हम लोग ने क्या किया, हमें बोला गया था कि आपका जो फर्नीचर है ना उसका लॉस हो गया बिकॉज फायर, आग लग गई है। तो स्टूडेंट मैंने ज़रा टोटल किया, तो इधर का टोटल आ रहा था 1,00,000,
तो इधर का भी तो 1 लाख ही आना चाहिए ना, बट इधर बच रहा है 10,000 का बैलेंस। और क्रेडिट साइड पे बच रहा है, यानी कि फर्नीचर कम होगा। फर्नीचर कब कब होगा? जब हम उसको सोल्ड कर देंगे, मतलब बैंक में पैसा आया होगा, हमने फर्नीचर को बेच दिया। तो हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता लगाया है 3 अकाउंट प्रिपेयर करके। अब वापस से चलते हैं अपने उसी पॉइंट पे। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा पेटेंट था वो एमोटाइज होगा। देखिए स्टूडेंट, पेटेंट एमोटाइज मतलब इंटेंजिबल एसेट की भी वैल्यू पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ कम होती जाती है, जैसे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती जाती है। तो उसी तरीके से जैसे कि डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, इसी तरीके से पेटेंट्स की एमोटाइजेशन है, किसी भी इंटेंजिबल एसेट की एमोटाइजेशन होना भी क्या है? नॉन कैश है। इसीलिए हम इसको यहाँ पे लेते हैं। तो ये हम लोग कहाँ से लाए? इसको हम वर्किंग नोट से लेके आए। तो ये मैंने इन सबको प्लस माइनस किया तो मेरे पास 20,25,000 की वैल्यू आ गई। किसकी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखिए स्टूडेंट, हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए तीनों अकाउंट आपके सही से बनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले ये बार बार कह रही हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करूं तो आपने क्या क्या चीज़ें इन अकाउंट से पता लगाई थी? आपने कहा मैम एक तो ये परचेज मिल गया था मशीनरी का, ठीक है, यहाँ से पेटेंट का परचेज की हमारे पास वैल्यू थी। यहाँ पे हमने ये फर्नीचर को सोल्ड किया है, उसकी वैल्यू हम लोगों के पास आई, ये जाएगी। उसके बाद में आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट जो था वो वहाँ पे माइनस किया था, वो यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमने पेटेंट परचेज करने की वैल्यू निकाली है। पेटेंट परचेज होगा तो कैश जाएगी, 50,000 कम कर दो। उसके बाद आपने मशीनरी परचेज की है, मशीनरी तो आएगी बट कैश जाएगी, 3 लाख कम कर दो। उसके बाद में हम लोगों ने फर्नीचर की सेल करी है, फर्नीचर तो गया बट कैश आ गई, तो 10,000 प्लस कर दो। इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये हमें इंटरेस्ट मिल गया है, ठीक है। तो 25,000 हम जोड़ देंगे, ठीक है। एंड देन यू विल गेट योर आंसर ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ दी थी स्टूडेंट, परचेज़ की है ना हमने इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की, तो आप वो भी लेंगे तो कि इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ रही है। बढ़ेगी कब? जब हमने खरीदी होगी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली इन सबको प्लस माइनस करके ना मेरा आंसर आ रहा है 4,15,000। बट स्टूडेंट आपको बुक में देखेंगे तो आपका आंसर अलग दिख जाएगा, आप बोलेंगे मैम आपने रॉन्ग किया है। स्टूडेंट देखिए, हमने रॉन्ग नहीं किया है। हो सकता है कि उन्होंने डेप्रीसिएशन मशीनरी के ऊपर ना मानी हो, राइट, तो कि डेप्रिसिएशन की क्लैरिटी नहीं थी। आपके सामने हमने तीनों अकाउंट्स यहाँ पे प्रिपेयर किए, जो कि अभी तक के हम सारे क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं स्टूडेंट्स। और इसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों के शुरू के 2 पॉइंट का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया, बट इन्वेस्टिंग के आंसर में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, बट ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ठीक है। अब वही अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें स्टूडेंट, तो एक तो इशू ऑफ शेयर है, शेयर बढ़ रहे थे हमारे 5 लाख के, वो लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रही थी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर हमारी कम हो रही होती है, इसका मतलब हमने बैंक ओवरड्राफ्ट पे किया है, तो हमारी फर्म से तो कैश चली गई ना, तो ये 2 लाख से आप कम कर देंगे। उसके बाद में प्रोपोज्ड डिविडेंड, जो कि प्रोपोज डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड, ये दोनों डिविडेंड जो कि हमने प्लस किए थे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के टाइम पे, उसको अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे। प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का और इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 30,000 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बन गया। फिर उन्होंने बोला हुआ था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल के दिखा दो, तो वो हम निकाल के दिखा देते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम 2 ही चीज़ें लेते हैं, एक तो कैश लेते हैं और एक अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो तो वो ले लेते हैं। तो मैंने भी ये दोनों चीज़ें ले ली और मेरे पास इनको जोड़ के आंसर जो आ गया वो आ गया 1,50,000। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर ओवर हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपको सच में मेरी हेल्प करनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना। थैंक यू सो मच।